अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTN न्यूज़ टीवी पर और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। और जैसा कि हमारा एक स्लोगन है कि जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन, ज़िंदगी कभी भी सीधी लकीर पर नहीं चलती, कभी बिखरती है, कभी आजमाती है और ये चैलेंजेस के ऐसे तूफान लाती है कि कभी कभी इंसान थक जाता है और हार मान लेता है। लेकिन नाज़रीन, मंजिल उसी को मिलती है जो बिखरते हैं और हिम्मत पकड़ते हैं और फिर न कि अपनी ज़िंदगी बदलते हैं बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी बदलते हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि आपने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। मुश्किलात, तूफान ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन आपने उसके आगे चट्टान की तरह खड़ा होना होगा और यही एक पॉजिटिव मैसेज है हमारा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, यकीनन आपको और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ रहिएगा और अगर आप लाइव कॉल हमें करना चाहें तो हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 021-343-1433 पर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमेरा रसूल, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं होम डिपार्टमेंट में और इन्होंने मास्टर किया हुआ है क्रिमिनोलॉजी में। उस पर हम आज खुलकर बात करें कि आजकल के दौर में जितने भी फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। वीमेन एम्पावरमेंट पर हम बात करेंगे। देन हमारे साथ मिस निमरा आतिफ सईद अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और BMDRC में जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं और बहुत सी NGOs को जो है देख रही हैं और बहुत नोबल काज जो है ये काम कर रही हैं। इस पर भी हम आज खुलकर बात करेंगे। एंड देन हमारे साथ तीसरी गेस्ट है मेरे लेफ्ट पर मिस बुशरा, जिन्होंने MBA किया हुआ है सप्लाई चेन में और साथ ही माशाल्लाह से फिटनेस इंटरनेशनल कोच भी हैं, ट्रेनिंग देती हैं और बहुत कुछ कर रही है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हेल्थ पर हम खुलकर बात करेंगे, स्कैम पर, जो लोगों के साथ फ्रॉड होता हो उस पर, और फिटनेस पर हम बात करेंगे। तो मैं आप तीनों मेहमानों का खासतौर पर डॉक्टर हुमेरा रसूल, निमरा एंड देन मिस बुशरा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हम आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइएगा, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं। और फिर वहाँ जब ख़वातीन पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, फिर प्रोफेशनली जॉब करती हैं, तो उनके लिए जो मुश्किलात, रुकावटें हैं वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ताकि हमारी जो दूसरी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं वो कुछ उनको इनकरेज कर सकें, उनको हौसला दे सकें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपको मैं इसलिए भी थैंक्स कहती हूँ कि आप इतने अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं जो मैं समझती हूँ कि लेडीज़ के लिए, यूथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि इन टॉपिक से मैं समझती हूँ हमें बात करनी चाहिए। हम बात नहीं करते, सबसे पहला पॉइंट ये होता है हम बात ही नहीं करते, हम उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते। जब तक हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे सोल्यूशन की तरफ हम नहीं आएंगे। सही है। अब आपका जो क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ जो आजकल की लेडीज़ है, आप ये देखें कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे वो लेडीज़ नहीं पाई जाती। हर फील्ड में मौजूद है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेज हो, चाहे वो पायलट्स हो। माशाल्लाह पाकिस्तानी लेडीज़ हर जगह, हर फील्ड में मौजूद है, अपना वो जो है खदमात सर अंजाम दे रही है। असल प्रॉब्लम जो होती है हमारे यहाँ अवेयरनेस की है। हमें अभी तक ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बच्ची को तालीम और तरबियत ये देना सबसे अव्वलीन फौकियत होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने जॉब करनी है। हमारे माइंड में होता है अच्छा डॉक्टर बनेंगी तो जॉब करेंगी। देखिए, एक पढ़ी लिखी माँ पूरे माशरे के अंदर सुधार पैदा कर सकती है। वो बच्चों की परवरिश करेगी, वो आगे वाली जनरेशन को देखेगी, ना सिर्फ ये बल्कि माशरे के अंदर भी वो सुधार पैदा करेगी। एक एजुकेटेड माँ जो हुनरमंद, चलें आप एजुकेशन ना भी करें, आप उनको हुनर तो सिखाएं। हुनर हर इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है। हमारे जो गाँव की आप खवातीन देखें कितनी माशाल्लाह हुनरमंद होती हैं और कितनी मेहनती होती है, मतलब मीलों दूर जाके वो काम करती हैं, पानी लेकर आनी है और जो कच्चे मकानात हैं उनको वो लेप भी कर रही होती हैं जो मिट्टी से करते हैं और
जो है खाने बना रही है, इतनी गर्मी में भी बना रही दूर है, से लकड़ियां लेकर जी आना। जी, लकड़ियां लेकर। अभी तक हमारे पास ऐसे गाँव है वहाँ पे गैस नहीं है, ज्यादातर नहीं है। हाँ, तो इवन अब तो कराची में भी हमें गैस नहीं मिलती है। जी जी। तो बस अब ये है कि वो खवातीन जो हुनरमंद है, जो अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती है, मैं कहती हूँ उनको एनकरेज करने की जरूरत है। और एनकरेजमेंट कहाँ से मिलेगी? वो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका घर, आपके खानदान वाले। जो मेरी जर्नी है मैं आपको बताऊं, उसके अंदर मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरे वालिद साहब नौशहरा फरोज से ताल्लुक़ रखते थे और मेरी वालदा वो मुल्तान की साइड की थी। दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं आपने पढ़ना है। मैं अपनी फैमिली की वो डॉक्टर हूँ जो हमारे गाँव में को एजुकेशन को अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि कहीं भी ज्यादातर हमारे अगर सोसाइटी में देखें तो वो उसको कहते हैं कि शायद ये जो आपको को एजुकेशन का मतलब है कि आपको वो ना एक गलत तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी तरबियत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, आप अपने बच्चों को वो एजुकेशन दें कि वो बुराई को और पहचान लें और वो बुराई के रास्ते पे ना जा सके। और सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं, ये सारी चीज़ें घर से स्टार्ट होती हैं। सेकेंड चीज़ आती है आपके स्कूल एजुकेशन की तरफ। तो वहाँ पे भी मैं समझती हूँ टीचर का बहुत बड़ा रोल है। उस्ताद जो है आपके वालिदैन की तरह है, वहाँ पे भी टीचर्स को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को एजुकेट करे, मोटिवेट करे। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ आपने ये भी नोट की होगी शाह साहब, पता नहीं चलता कि कौन सा आप डिपार्टमेंट चूज करें, आप कौन सी जॉब करें। यहाँ पे पेरेंट्स का के बाद ना एजुकेशन जो टीचर्स है उनका बड़ा रोल है। हर किसी को लगता है कि डॉक्टर बन गए तो यू आर सेफ, इंजीनियर बन गए देन यू आर सेफ। आजकल की दुनिया तो बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो वो AI का दौर है, तो मैं कहती हूँ इस चीज़ों को हमें मद्देनजर रखते हुए अपना जो है ना जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर हुमैरा रसूल ने कहा कि हमें आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम आजकल कहते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो करें, आप स्किल्ड हो तो उससे आप जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उससे आप निकल सकते हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपको मौका नहीं मिला और आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो ठीक है आप जिस एज पर भी हैं, लेकिन आप ये शॉर्ट कोर्सेज और जो हुनर है वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलते हैं निमरा की तरफ। निमरा माशाल्लाह से आप तो बहुत यंग है और हमारे लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए रोल मॉडल भी आप हैं कि आपने जो है वो एक ऐसा शोबा चूज़ किया जो इंसानियत की खिदमत है, नोबल कॉज है। और यकीनन जैसे डॉक्टर हुमैरा ने कहा कि सबसे पहले इनकरेज जो है आपको पेरेंट्स करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चों को जो है एज ए फ्रेंडली ट्रीट करें, आगे लेके जाएं। तो उस पर मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइएगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आज फिर से आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और मैं बिल्कुल जो उन्होंने बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही और बिल्कुल जनरल ऐसी चीज़ें कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी जर्नी मतलब फॉर एग्जांपल इवन आप प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं, आपके पेरेंट्स का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर एक इंसान पढ़ने लिखने स्टार्ट किया उसने, तो ऑब्वियसली एजुकेशन में ही पेरेंट्स का रोल होता है। अगर आप आगे प्रोफेशनल फील्ड में गए, वहाँ तक भी पेरेंट्स का रोल होता है। अगर मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा चंक शेयर करूँ तो ऐसा है कि आज तक इवन इफ आई एम मैरिड, मैं पढ़ लिख भी गई, लेकिन फिर भी आज अगर मैं यहाँ तक भी हूँ ना, तो उसमें मेरे फादर मदर दोनों पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। ऑब्वियसली पीछे बैकबोन होती है, वो सपोर्ट करते हैं। तो यही बात है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स आपको एक थपकी देते हैं, प्यार देते हैं कि बेटा जाओ करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो बड़ा एक मतलब कहते हैं ना सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि बच्चों को जो है आप इनकरेज करें, उनको डांट डपट से ज़्यादा उनको प्यार से आप जो है वो क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। और साथ में जैसे कि डॉक्टर हुमैरा ने भी कहा कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपको एक गाइडलाइन देते हैं कि जी आपके पास ये चॉइसेस हैं, अब आप देखें कि आपने क्या करना है। तो फिर एक आपको डायरेक्शन मिल जाती है और उस डायरेक्शन पे जब आप चलना शुरू होते हैं तो ग्रेजुअली आप अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा होते हैं। हम चलते हैं, हमारी तीसरी गेस्ट आज की हैं मिस बुशरा, जिन्होंने MBA सप्लाई चेन में भी किया हुआ, साथ साथ वो इंटरनेशनल फिटनेस कोच भी हैं। तो आपसे भी चाहूँगा थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइएगा कि आपको भी यकीनन मुश्किलात आई होंगी, परेशानियाँ आई होंगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल, मैंने इस फील्ड को चूज़ किया बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर साहब ने सही कहा कि इसमें आपके पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस फील्ड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी सपोर्ट दिया कि मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ। तो आजकल लोगों में फ़िटनेस की अवेयरनेस नहीं है, अभी भी इस दौर में भी इतने एजुकेटेड लोग हैं। और तो लेकिन लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि घर के काम कर लें, इससे आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। जिम के कॉन्सेप्ट को अभी भी बहुत से लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखें, जिम और जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं।
तो इसके थ्रू भी हम काफ़ी डिजीज़ को जो है वो अपना जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेन कोज हमारा स्ट्रेस। आज से 10 साल 15 साल पीछे जाएं तो बच्चों को हमें ये नहीं पता था कि स्ट्रेस होता क्या है। अब 3 या 4 क्लास के बच्चों का अगर हम ले लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो मेन कोज वेट गेन के लिए हमारा जो है स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना, जिसकी वजह से हम जो है वो वेट गेन की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं। तो इसके अलावा पेरेंट्स क्या बच्चों को जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर जा रहे होते हैं, तो उन्हें घर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद होता, तो जंक फूड्स पे डिपेंड करते हैं। स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है, ज़रा स्टडी को लेके बहुत परेशान हो रहे होते हैं। एग्ज़ाम्स हैं तो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो फिर जो है वेट गेन हो रहा होता है बहुत तेज़ी से। तो ये लोग में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिम का पर्पस जो है वो वेट लॉस नहीं है, फ़ैट लॉस है। तो हमें अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या अपने बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं तो इससे आपका मेंटल लेवल जो है वो बहुत इम्प्रूव हो रहा होता है, जिससे सारी चीज़ें आपकी जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्ट्रेस, एंजाइटी को रिलीज भी कर सकते हैं और साथ साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो रेगुलर बेसिस पे। और आज के दौर में जिस तरीके से आपने कहा कि लोग इजी टू ईट है, इजी टू जो है वो अवेल हो जाता है आपको जंक फूड, जस्ट यू हैव टू कॉल देम एंड देन आफ्टर फ्यू मिनट आपका फूड आपके पास रेडीमेड होगा और आप खा रहे हो चुकी है। तो ये हम आदी हो चुके होते हैं क्योंकि रात भर जागना और फिर जब आपको भूख लगती है तो फिर आप करते क्या, क्योंकि रात को तो नहीं करना है तो ऑर्डर कर लिया तो किसी टाइम हो नहीं सकती, तो फिर होता ये है कि आप बाजार से जंक फूड लेते हैं और वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए हेल्थ के लिए बड़े इश्यूज होते हैं। तो हमारे साथ क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं तो हम दोनों को एक कॉम्बो बना के डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं डॉक्टर उमेरा। डॉक्टर उमेरा, हमारे ये जो ये क्रिमिनल माइंड होता है लोगों का, इसकी कॉज क्या होती है, वजूहात क्या होती है? क्योंकि आप मतलब जेल खाना जात भी जाती होंगी, वहाँ पर भी ख्वातीन हैं जेल के अंदर। तो आज के सोशल मीडिया का दौर है, लोगों का साथ बैंकिंग फ्रॉड भी हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए कि ये जो माइंड सेट कैसे होता है, क्यों लोग ये करते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, ये स्पेशली ख्वातीन के साथ भी मैं चाहूँगा कि ये बहुत रेलिवेंट आपने क्वेश्चन किया जो मेरी फील्ड से रेलिवेंट है। जी बिल्कुल। मैंने देखा जब क्रिमिनोलॉजी की ना तो मेरा जो मेन फोकस था वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के ऊपर था कि जो बार बार क्राइम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मैंने इस पर थोड़ी बहुत शायद रिसर्च की ना, तो मुझे ये चीज़ पता लगी खासतौर पे ख़वातीन में कि जो उनकी क्राइम की कॉज है, 3 बेसिक वजूहात मुझे नजर आई। एक तो उनका डोमेस्टिक वायलेंस था, वो तब क्राइम की तरफ तब आती थी जब हम उनसे पूछते थे कि आपने क्यों किया, तो कोई ना कोई झगड़े की वजूहात होती थी। हाँ, चाहे इन लॉस से हो चाहे हस्बैंड से हो, मेजॉरिटी हस्बैंड के साथ थे। सेकंड हमें नजर आए पॉवर्टी, गुर्बत। जब गुर्बत होती है तो गुर्बत क्राइम के साथ लिंक करती है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है। आपके पास खाने को पैसा नहीं है तो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो शॉर्टकट अल्टीमेटली आपको जेल तक लेकर आता है। एक चीज हमने ये नोट की। और तीसरी चीज, लास्ट में सॉरी टू इंटरव्यू, हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट को और एनजीओ को और कॉर्पोरेट सेक्टर को कि आप अपना रोल प्ले करें ताकि हमारे मुल्क से गुर्बत खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली क्राइम भी कम होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब कोई रोटी चोरी करते पकड़ा जा रहा है तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, आप उसको प्रोवाइड करें। बेसिक चीजें हैं ये सब तो ना। तो इसमें मुझे जो नजर आता है ना, तीसरी चीज जो नजर आती है कंपटीशन। आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का, मैं कहती हूँ इसमें आप लोगों ने इतनी ज्यादा लोगों को मोटिवेट की जगह आपने बहुत ज्यादा चीजें भी ख्वाहिशात बढ़ा दी है। जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे ख्वाहिश आ जाती है। आप खाना 2 वक्त का भी खा सकते हैं, 3, लेकिन अब आपको पिज्जा चाहिए, आपको ब्रांडेड फूड चाहिए, अब उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब वो चीज हमें उनको एजुकेट करनी पड़ती है कि नहीं, पहले तो वो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते हमने क्राइम किया, दे रिफ्यूज ब्लंटली ना कि हमने कुछ भी नहीं किया। फिर हमने बताना पड़ता है कि नहीं आपने किया। काउंसलिंग इसी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपने किया और आप दोबारा नहीं करें। पहले तो एक्सेप्ट करें ना कि किया आपने। हाँ, कि आपसे गलती हुई है। वो कहते हैं नहीं हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारा हक बनता था। तो वहां पे जब उनकी जो मेंटल लेवल को हम लेकर आते हैं ग्राउंड लेवल पे, बड़ा स्ट्रगल होता है इसके अंदर उस चीज को रियलाइज कराना कि आप दोबारा ये नहीं करेंगे। तो उस पर बहुत एक प्रोसेस चलता है, उनकी काउंसलिंग सेशन चलती है, उनको बात की जाती है, फिर जाके वो एक्सेप्ट करते हैं हाँ हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ये नहीं करेंगे। तो गुर्बत एक चीज हमारी ये भी आती है, प्लस जो ख्वाहिशात के पीछे भागना, जो कंपटीशन है कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके लिए वो फिर बैंक फ्रॉड भी हो, जैसे आपने जिक्र किया, साइबर फ्रॉड भी है, ये भी बहुत कॉमन है। हैकिंग, आजकल हैकिंग भी बहुत चल रही है और इस तरीके से जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये केसेस भी बहुत हैं।
तो ये 3 वजूहात जो मैंने नोट जो किए जो basic है ये। है बेसिक है, खवातीन में भी और जेंट्स में भी। और खवातीन में एक चीज़ हमने और भी बहुत अलार्मिंग नोट की है डोमेस्टिक वायलेंस की, कि ज़्यादातर जो खवातीन है हस्बैंड के साथ जब उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो बहुत सिवियरिटी के साथ होता है, वो क्राइम की तरफ आ जाता है। अक्सर मर्डर केसेस के आते हैं जो अपने हस्बैंड को मर्डर करके आए होते हैं, तो ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है जी। वो तो मेंटल हेल्थ की तरफ भी जाएंगे, पूछेंगे एग्जैक्टली, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का रोल आता जी, है कि वो बिल्कुल। क्या करते इसलिए हमने एक कॉम्बो रखा है कि आपकी डिस्कशन को हम आगे उसी लिंक करेंगे उसके साथ। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मुझे भी एक कॉल आई ना कि जी मैं कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो आपका एक पार्सल आया हुआ है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, बताइए क्या पार्सल आया हुआ। तो उन्होंने कहा जी आपका FBI का जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं। अच्छा, हमें पता है कि जब FBI ने कुछ चीज़ हमें भेजनी होगी तो हमें डायरेक्टली भेजेगी, घर पे वो कोरियर भेजते के थ्रू क्यों भेजेगी, ठीक है। और अगर कोरियर के थ्रू भी भेजेगी तो उनके पास हमारा एड्रेस होगा, सब कुछ होगा, वो हमें डिलीवर्ड हो जाएगा। अच्छा, मैं समझ तो गया था कि ये कोई स्कैम होने वाला है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है आप मुझे भेज दें। तो उसने कहा अच्छा मैं आपको एक कोड भेज रहा हूँ, आप वो कोड मुझे जो है बता दें तो आपका पार्सल आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। तो मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर तो था कि ये स्कैम हो रहा है। तो उसने मुझे एक कोड भेजा व्हाट्सएप पे ना, ताकि मेरा अकाउंट वो हैक कर ले। उन्होंने जो भी कोड भेजा, व्हाटएवर जो भी भेजा, तो मैंने उसको कोई और नंबर बताया कि जी ये कोड मेरे पास आ गया तो आप कर लें। कह रहे नहीं आप कोड गलत बता रहे। मैंने कोड तो मेरे पास यही आया। तो फिर मैंने जो है वो ऐसे ही मतलब डेलिबरेटली मैंने उसको कहा कि ये आपकी सारी बात मैंने रिकॉर्ड कर ली है और आप बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाओगे। तो उन्होंने फौरन फ़ोन रख दिया। तो इस टाइप की कॉल लोगों को आती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग वो कोड बता देते हैं और उनका व्हाट्सएप जो हैक हो जाता है और इस तरह उनकी जो भी अच्छा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। देखिए आजकल ये भी चल रहा है कि आपका 25,000 रुपए आपको मिले हैं, अब आप ये कोड बता दें। अच्छा, हमारे लोग फिर सोचते नहीं है कि हमें कैसे मिल गए 25,000। वो अलग नंबर से आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, वो एक्साइटमेंट में आके वो कोड बता देते हैं, उनका पूरा मोबाइल का डाटा हैक हो जाता है, उनके पूरे अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया, आप फौरन समझ गए। FBR, FIA, NCCI वो डायरेक्टली आपके घर तक अप्रोच रखते हैं, उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं। फोन पे वो आपसे राब्ता इस तरह नहीं करेंगे। और अक्सर आपने नोट किया होगा बैंक्स वाले भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप अपना कोड ना शेयर करें। बैंक कभी भी कॉल करके आपसे नहीं पूछता। पिछले दिनों मेरे पास कॉल आई बैंक की तरफ से ना, कि हालांकि उनका नंबर बैंक से मिलता जुलता था बट 100% वो नंबर नहीं था। उन्होंने मुझसे ये सवालात करना शुरू किए ना कि आपका बैंक अकाउंट है, आपका जो है हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट ना, आप मुझे अपना कोड नंबर बताएं। अगेन आप वाली बात मैंने की, मैंने कहा मैं बैंक से खुद मालूम कर लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ उनके पास। कहते नहीं मैडम उन्होंने हमें बोला है। मैंने कहा नहीं मैं खुद जाके बात कर लेती हूँ। उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो ये अवेयरनेस हमारी आवाम के अंदर भी होनी चाहिए कि इस तरह की कॉल को एंटरटेन ही ना करें या सवाल करें, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि फेक है। अच्छा देखिए, ये तो खैर गांव गोठों में ना ज्यादा होता है, क्योंकि लोग जो है ना वो एक कैंपेन लेके जाते हैं कि जी हम फला फला NGO से आए तो आप अपनी बायोमेट्रिक देते हैं, वो उनसे सिम वगैरह सब चीज़ें, अकाउंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे पावर ले लेते हैं, फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो निमरा मैं आपसे ये चाहूँगा, एक माशाल्लाह आप BMDRC में जो है कोऑर्डिनेटर भी हैं, NGOs आपके फादर चला रहे हैं, उनको भी आप देख रही होती है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो 3 कॉजेज़ जो बताई हैं जिसकी वजह से लोग क्राइम की तरफ आते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से लोगों की काउंसलिंग करती हैं जब इस टाइप की केसेस आती हैं? तो लाजमी होता है कि आप विदाउट मेडिसन, जो मैंने सुना है और देखा है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो विदाउट मेडिसन लोगों की काउंसलिंग करते हैं कि जी आप इस थेरेपी से जो है सही हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही आपकी बात, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूंगी कि इस तरह के लोग हमें अप्रोच ही नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल। थेरेपी में वो आते ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये सच बात है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इटसेल्फ ऐसी चीज़ है कि लोग अप्रोच ही नहीं करते। एक बंदा जिसको एंजाइटी डिप्रेशन है ना कि मतलब कि जैसे कि गलत बात है, कोई सुन लेगा, देख लेगा कि मेरे साथ दिमागी कोई प्रॉब्लम हो गया है, पेरेंट्स भी नहीं लेकर आते ना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ है, और दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। जैसे अभी हमने
जैसे डिस्कस कर रहे थे, आपने बात बुशरा ने जी की बात कही थी। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात की जैसे कि फिटनेस का जब हम ख्याल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी अगर फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है तो हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अब वो किस तरह से, क्योंकि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, हम योगा कर रहे हैं, सिंपली वॉक कर रहे हैं। अच्छा, फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिम जाया जाए, बिल्कुल अगर घर में आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, अगर आप वॉकिंग में एंगेज है, योगा, ठीक है, उसके अलावा ये है कि आप घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और इवन जिम भी कर रहे हैं। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हमारे मूड को बेहतर करते हैं, हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ों में हाइपरटेंशन को भी कम करती है। हाँ जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों में केमिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा मैं इस चीज़ को लिंक करूँगी कि साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाते हैं, वो हमें दवाई लिख के देता है। अब उस दवाई से क्या होता है, बेसिकली हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं उनका लेवल ऊपर नीचे होता है। तो सेम हम अगर फिजिकल एक्टिविटी में भी ज़्यादा इंगेज होंगे तो हमारी बॉडी नेचुरली वो चीज़ें रिलीज करेगी जो हम एज कम्पेयर दवाई से अगर उसको हम हासिल कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और आप जब फिट होंगे तो ऑब्वियसली जब मेंटली आप अच्छे होंगे तो फिजिकली भी अच्छे होंगे, तो दोनों चीज़ें बड़ी एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और नाजरीन को मैं यही कहना चाहूँगा, किसी के साथ भी अगर मेंटल हेल्थ का इशू हो तो आप इसको जितना इमीडिएट हो सके कि आप जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि जब मर्ज बढ़ता है तो फिर वो आपको पता है कि वो प्रॉब्लम्स, आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। तो उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है उसको हमें इमीडिएट जो है वो उसको डायग्नोस करवाना चाहिए और उस पर फिर हमें प्रैक्टिकली जानना चाहिए। और लोग जो है ना वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, जैसे कि आपने बात कही थी कि हमें अपनी जो भी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, उसको हमें नज़र रखनी चाहिए और फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में ग्रेजुअली तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो मिस बुशरा, आपने सप्लाई चेन में MBA किया और फिर आप चली गई कोचिंग की तरफ, फिटनेस की तरफ। तो ये एक अपोजिटली अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपकी अपनी फील्ड के अपोजिट जाना, क्योंकि मेरा जो एक था कि शुरू से मेरा रुझाना स्पोर्ट्स की तरफ था। तो मैं मैराथन वगैरह भी करती रही हूँ। तो ये था कि मैं एक दफ़ा जब इस फील्ड में आई तो मैंने काफ़ी टाइम दफ़ा सोचा कि मैं इस फील्ड को चेंज करती हूँ, लेकिन मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इस फील्ड से हट के मिली। तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक फ़ील्ड चूज़ की हुई होती है, तो अल्लाह को मुझे शायद इसी फील्ड में लेकर आना था। तो मैं अगर अभी भी अगर कभी एक होता है कि चलो इस अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ मैं जाती हूँ, कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अगर उस डिपार्टमेंट की तरफ भी जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे अपनी फिटनेस से रिलेटेड फील्ड में ही जो है वो काम दिया जा रहा होता है। तो ये अल्लाह ने जो फील्ड थी वो मेरे लिए खुद चूज़ की हुई थी। तो मैं इसीलिए 15 to 16 ईयर्स, मुझे 2009 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं इसीलिए मैंने फिर अपने इसी प्रोफेशन को चूज़ किया और इसको फिर मैं गो लेकर चलती रही आगे। तो अब ये होता है, देखिए फिटनेस का ताल्लुक अक्सर ख़वातीनों को ये होता है कि आजकल PCOS, थायराइड, मेनोपॉज, जिसमें मूड स्विंग होते हैं, तो अक्सर फीमेल्स या फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते कि इनका मूड स्विंग हो रहा है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। वेट का बढ़ना तेज़ी से, हम कुछ खा नहीं रहे, आप सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, वेट गेन हो रहा है, तो आप बॉडी में कुछ, बॉडी के अंदर लेकर नहीं जा रहे, बॉडी को कुछ खाने को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली खुद ब खुद स्लो डाउन हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका फैट लॉस का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो हमें बर्न करने के लिए बॉडी को कुछ प्रोवाइड करना होता है। वास्तव में अपनी सारा खेल हमारा जो होता है कैलोरीज इनटेक का होता है, हमारी मेंटेन कैलोरीज हम अपनी कितनी ले रहे हैं, अगर उससे हम कम भी ले रहे हैं तब भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसे डायग्नोज करने के बाद, अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो हमें तो जैसे कि आपने भी कहा कि हमने अपनी फिटनेस और हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है, बिल्कुल तो रेगुलर आप कहीं ना कहीं अपने वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसका टाइम नहीं मिला घर में कर लें, हाफ एन आवर लगा कर लें, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बेसिक चीज़ होती है, अपने लिए टाइम निकाल। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है हम घर में सारे दिन काम करते रहते हैं, लेकिन वो काम करना आपका अलग है और अपने लिए टाइम निकाल के, क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम निकाल के वर्कआउट करते हैं तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही होती है, क्योंकि वो ये होता है कि आपका अपना टाइम पीरियड होता है। तो जब वो अपने टाइम पीरियड को निकाल के आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी में इफेक्ट आना शुरू होता है, इंटरनल आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, फिटनेस, फिजिकल हेल्थ,
उन पे भी काम हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको अपने लिए टाइम निकालना बेसिकली, और अपनी हेल्थ को जो है वो समझना कि हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे पहले कि हम अपने वेट गेन की तरफ जाएं, तो हम डे 1 से ही जो है अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाएं। एक्टिविटी में आप जो है वो लाइक वर्कआउट घर में 30 मिनट्स कर लें। वॉक करने का टाइम नहीं है बाहर जाने का, अपने रूम में ही कर लें, कॉरिडोर में कर लें 30 मिनट्स, 25 मिनट्स आर इनफ। तो वो अपने लिए टाइम निकाल के अगर करते हैं तो वो आपकी बॉडी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जो है। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल भी करूंगा, लाइफस्टाइल चेंज करने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। डॉक्टर हुमैरा की तरफ आते हैं। डॉक्टर हुमैरा, आजकल हमारे सोसाइटी में एक चीज़ हम देखते हैं कि लड़का लड़की आजकल अफेयर्स होते हैं, और जो क्रिमिनल माइंड होते हैं वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होकर आते हैं कि हमने इसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो गलत करना है। तो उस पे मैं चाहूँगा कि हमारी जो ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, चाहे वो शहर में हो गांव में हो, उनको आप एडवाइस करें कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये ख्वाहिशात को जब तक हम महदूद नहीं करेंगे हमारी प्रॉब्लम कभी भी हल होने वाली नहीं है। बिल्कुल सही आपने सवाल किया शाह साहब। देखें, सबसे मैंने अगेन वो चीज़ बोलूँगी, पेरेंट्स को चाहिए जब औलाद जवान हो जाए, बड़े हो जाए, तो आप उनके दोस्त बन जाएं। आपके पास कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि औलाद डरे अपनी बात शेयर करते हुए अपनी मदर से या फादर से। आपका बिहेवियर इतना पोलाइट होना चाहिए उनके साथ, इतना वो रिलैक्स फील करे। यानी आप ये देखिए, ये सारी करेजमेंट आपको घर से मिलेगी। पेरेंट्स उनको ये करेज दें, उनके साथ इन टच रहें। और मैं समझती हूँ आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है, हनी ट्रैपिंग आपने सुना होगा, इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये इस तरह की चीज़ें। ये पेरेंट्स का काम है बताना कि फैशन किसे कहते हैं और बुराई किसे कहते हैं। अब बच्चा तो देखें, एक बच्चा है ना, आप उनको जब तक ट्रेन नहीं करेंगे, उसको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सपोर्टर हैं और वो ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, कोई एजुकेशन में बिजी है, कोई जॉब में बिजी है, काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। लेकिन फैमिली बॉन्डिंग बड़ी जरूरत है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चला है। बच्चे घर में भी तो अपने रूम में है, वो क्या कर रहे हैं, रूम में बैठे हुए हैं, उनको शॉर्टकट डोपामिन मिल रहा है बिकॉज वो मोबाइल देख रहे हैं। उनको ना एक्सरसाइज की जरूरत है, ना उनको खाने की जरूरत है, वो बस मोबाइल में लगे हुए हैं। पेरेंट्स का काम है वो चेक करें, चेक एंड बैलेंस रखें कि आपने चले आसाइशें दी है, लेकिन साथ में उनके साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्लोज एक घंटा डेली निकालें, बच्चे से पूछें कि आज आपने क्या किया, आप कौन से फ्रेंड्स के साथ मिले हैं, आपने स्कूल में कैसे काम किया है। डिनर फैमिली एग्जैक्टली साथ करें। उस पे बहुत सारी चीजें। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली ने ना हमें फैमिली बॉन्डिंग से अलग कर दिया। जहाँ फायदे हैं वहाँ पे थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, क्योंकि जब हमारे साथ हमारी दादी रहा करती, फूफो होती थी, तो वो चेक एंड बैलेंस होता था, कोई ना कोई देख रहा होता था कि बच्चा क्या कर रहा है। अब आप अकेले रह रहे हो, तो उसके चेक एंड बैलेंस का पूरी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स के ऊपर आती है कि अब आपने टाइम निकालना है अपनी औलाद के लिए। और मैं समझती हूँ औलाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी जॉब वगैरह सेकेंडरी है। औलाद आपकी सेफ होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी अगेन मैं कहती हूँ पेरेंट्स के ऊपर है, जो कि हमें नजर आता है ऐसा नहीं होता। छोटे बच्चों को आप बाहर भेज देते हो, ये सामान लेकर आ जाओ, बच्चों का काम नहीं है, बल्कि आपका काम है आप उनको प्रोटेक्ट करें। बच्चों का काम ये नहीं, उनका पढ़ना है और आपने उनको ट्रेन करना है। और आजकल के ज़माने में रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम पेरेंट्स से कि बच्चियों को स्पेशली सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं। ठीक है, आप एजुकेट कर रहे हैं, दैट्स रियली बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली गुड, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस किसे कहते हैं, कब उन्होंने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है और कौन कौन से दोस्तों से मिल रहे हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो फ्रेंड सर्कल है ना, उस पर नज़र नहीं रखी जाती। और ये मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ जो हाई क्लास की बात की जाती है। आप नहीं चेक करते कि बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा किसके साथ जा रहा है, और बच्चा कोई गलत एक्टिविटी ड्रग्स में तो नहीं है। अब ये चेक करना, देखिए जब वो एक्टिविटी चेंज होती है ना, तो वो अपने आप को आइसोलेशन की तरफ लेकर जाते हैं वो बच्चे, उनका बिहेवियर चेंज होता है। और ये साइकोलॉजिस्ट साहिबा सही तरह बता सकेंगे वो बिहेवियर क्या चेंज होता है। तो जब वो चीज़ नोट करें पेरेंट्स की, वो बात नहीं कर रहे, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, आप उनसे पूछें, आप इंटरवेन करें, आप पूछें क्या मसला है, आप उनसे डिस्कशन करें। अगर लग रहा है कि कोई चीज़ छुपा रहा है, तब आई थिंक फिर साइकोलॉजिस्ट की नीड पड़ती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बड़ी हमारा सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, फिटनेस पे हम बात कर रहे हैं और जुर्मियात पर हम बात कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे सैयद काशिफ की तरफ। हमारे बहुत ही मशहूर और मारूफ सिंगर हैं, तो वालेकुम सलाम जी। काशिफ, क्या हो रहा है आजकल? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। टाइम ही तो एक महमूद साहब का। अच्छा, मैंने सुना कि आजकल आप अपना भी यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और आप भी बड़े इवेंट्स आजकल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी हाल ही में बनाया है यूट्यूब चैनल, हालांकि बनाना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। तो क्या सुनाएंगे? एक खूबसूरत सा गीत है अरशद महमूद का, वो उससे स्टार्ट लेते।
अरशद महमूद का बहुत ही मशहूर गाना, बहुत शुक्रिया काशिफ। थैंक यू। चलते हैं निमरा की तरफ। निमरा, जैसे कि डॉक्टर हुमैरा बता रही थी कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की तरबियत में। अच्छा, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस में हम देखेंगे मतलब इस पर हमारा फोकस कम है और हम सिर्फ सेमेस्टर पर ज्यादा फोकस रखे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं मतलब इस मतलब सिस्टम को चेंज करने की तरफ जाएं? क्या एडवाइस करेंगे कि हमें तरबियत को भी पढ़ाना चाहिए ताकि मुआशरे में बेहतरी आए, हमारे ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर? क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ऐसा ही, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करूँ अपने टाइम पे जब मैं स्कूल में थी, तो मुझे नहीं याद कि मम्मी को भी कोई ऐसा जनरल अवेयरनेस सेशन इस किस्म के टॉपिक पे कभी मिला हो। इवन अगर हम बात करें कि आजकल तो स्कूल में ये भी होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच, इन सब चीज़ों पे भी बच्चों को थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे सेशंस होने चाहिए। स्ट्रेस को थोड़ा सा कैसे मैनेज करना है, बड़ा बुरा समझा जाता था ना कि इस पे तो टॉपिक में बात ही नहीं करनी हाँ, लेकिन कुछ जगहें हैं, स्कूल्स हैं और काफ़ी जगहों पे इन चीज़ों पे काम हो रहा है कि बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में वो अवेयर करते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे आई डोंट रिमेम्बर कि मतलब इवन कोई मैथ्स, साइंस और इन सब चीज़ों से हट के कोई टॉपिक हमें मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए जो अब हमने चीज़ें सीखी है बड़े होके, कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन आजकल काफ़ी स्कूल में न्यू कंसेप्ट ये आया है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो कि उन बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं। अगर क्लास में एक बच्चा है वो बिल्कुल साइड पे होके बैठा हुआ है, उस पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, किसी चीज़ की वजह से वो स्ट्रेस आउट है, अगर टीचर नोट करे या बच्चा खुद आके बताए तो फिर उसको रेफ़र किया जाता है उस काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए। क्योंकि वो बच्चा अगर किसी और से वो बात शेयर नहीं कर पा रहा तो हो सकता है वो वहाँ पे एक, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी में आपको एक फ्री स्पेस मिलती है, आप मतलब एक हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को बता सके आपको। और थेरेपी में ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट का भी तरीकेकार ऐसा होता है कि वो एक सबसे पहले रैपो बिल्ड करते हैं, दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तभी वो ओपन अप होगा, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा। तो अब स्कूल में ये थोड़ा सी चीज़ मतलब कि आना शुरू हुई है कि काउंसलर साइकोलॉजिस्ट वहाँ होते हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए, और फिर आगे जाके करियर काउंसलिंग भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इवन लड़कियों के लिए ये है कि वो आजकल डिफरेंट फील्ड में जाएं। इट्स लाइक नॉट कि MBBS और BDS बड़ा क्रेज, मैं अपने टाइम पे अगर दोबारा से उस चीज़ को अगर याद करूँ तो MCAT हुआ करता था, अभी भी होता है। तो उसमें ये होता है कि सब MCAT में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ना सोने का पता है ना खाने का पता है, बस एक प्रेशर है और फिर स्ट्रेस। बिल्कुल, कई लोग सुसाइडल हो जाते हैं, मैंने ऐसी चीज़ देखी है। मतलब अगर उनका मेरिट पे नाम लिस्ट पे नहीं आ रहा तो उनको ये होता है अच्छा उनका प्लान B कोई नहीं है, बस उनका एक ही चीज़ थी, नहीं हमने तो MBBS में ही एडमिशन लेना है। वहाँ पर मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूर, काउंसलिंग की, जनरल काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर स्कूल में थ्रू आउट टीचर्स ही इस तरह की काउंसलिंग करें तो बच्चों का माइंडसेट ही इस तरह से बनेगा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना ये दो फील्ड नहीं है। आजकल जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था कि AI का ज़माना आ गया, फील्ड बहुत सारी हैं, और मैं ये मानती हूँ कि अपनी फील्ड के माहिर आप खुद होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, छोटी सी भी फील्ड है ना उसमें प्रोफेशनल आप खुद बनेंगे, आपके वो स्किल्स आपको उस लेवल पे लेके जाते हैं। वरना फिर एक बंदे ने जैसे MBBS भी कर लिया लेकिन उसको आता कुछ नहीं है तो फिर वो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकता अपने प्रोफेशन में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात की। और हमारा ये जो मॉर्निंग स्पॉट है, हम इस पे 2 घंटे अपने नाजरीन की कोशिश करते हैं कि वो इन्वेस्ट हो रहा हो, और ऐसी स्किल्ड लोग हमारे पास आते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ को हम लेकर आते हैं सामने ताकि हमारी सोसाइटी में तब्दीली आए। और देखें, स्कूल में आप लेक्चर दे रही होंगी तो वहाँ उन बच्चों की काउंसलिंग हो रही होगी, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा आज जो एक इतना मतलब पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा होता है, एक नोबल कॉज है ये, जो नोबल कॉज है। तो उस पे हम जब कोई ऐसी बात करते हैं अवेयरनेस की तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में जा रहा होता है। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, बहुत ही एक अहम मौजू पर हमारा आज जो है वो डिस्कशन हो रहा है, तो कहीं मत जाएगा, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे इस मॉर्निंग स्पॉट से आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तब्दीली आए। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर हुमैरा रसूल की तरफ। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि मुआशरे में हर जगह जो है लोग कहीं ना कहीं जो है वो एक क्रिमिनल माइंड लेके चल रहे होते हैं।
ज़्यादातर लोगों के साथ और ख़ासतौर ख़वातीन के साथ हम देखते हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो ख़वातीन के साथ भी कहीं ना कहीं उनके साथ स्कैम कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा होगा अक्सर अननोन लोग मिलते हैं और वो कहते हैं जी आप क्या करती हैं, जी अच्छा जी मैं ये काम करती हूँ, अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, इतनी है। तो वो देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पे ये क्राइसिस में हैं, तो वो उनको एक लालच देते हैं कि जी आप मुझसे रब्ता कर लेना, मेरा नंबर लिख लें, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मैं आपको अच्छी जॉब दिलवा दूँगी। तो फिर वहाँ से एक माइंड सेट के साथ उस बच्ची को जो है वो ट्रैप किया जा रहा होता है और ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा। तो जी, बिल्कुल, इस पे मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए शाह साहब, हमें पहले समझना होगा कि क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं ना, वो हर तरीके से अप्रोच करते हैं, उसमें मेल फीमेल का कुछ भी नहीं है। अब देखिए अगर फीमेल का ना होता तो ये जेलें भरी हुई नहीं होती, खवातीन भी होती हैं, तो इसका मतलब है क्राइम वो भी कर रही हैं। तो हमने पहले तो ये ख़त्म कर देना है कि डिफरेंस है कि मेल करेंगे फीमेल नहीं दोनों ही करते हैं। और अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे करना ही नहीं है। अब आप बाहर जा रहे हो, ख़वातीन और ख़ासतौर बच्चियों से मैं कहूँगी मोबाइल का जो है ना यूज़ उस वक्त तक करें जब आप रिलैक्सिंग मतलब घर पे हो या कुछ पढ़ रही हो तब करें। हर वक्त आप मोबाइल लेकर घूम रहे होते हो, स्पेशली बाहर। एग्जैक्टली बाहर तो लोगों को ये मैसेज जाता है कि आप इजीली आप उनको ट्रैप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जॉब का, जो आप बात कर रहे हैं कि जॉब का उनको बताते हैं, कंपेरिजन बताते हैं, एक फेक कंपेरिजन होता है, उनको लगता है हम मेहनत करें हमें कम अर्निंग मिल रही है। याद रखें शाह साहब, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कभी भी शॉर्टकट आपको ऊंचाई पे नहीं लेकर जाता, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर देता है, आप गिर जाते हो और अल्टीमेटली इसका नुकसान उठाते हैं। तो बच्चों को दोनों को समझना है कि देयर इज नो शॉर्टकट, जिंदगी में मेहनत जरूरी है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अपने आप को अपने सेफ खुद रखना है, आपने खुद अपने आप को बताना है कि भाई अगर आपसे कोई कंपैरिजन भी करे, कोई अननोन आपसे नंबर ही मांगे, जरूरी नहीं हर इंसान बुरा हो, लेकिन आपने उस पर ट्रस्ट नहीं करना, आपने नंबर ले लेना है। लेकिन आपको जब लगे कि हाँ आप बात कर सकते हो, अब किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, लेकिन आपने मौका नहीं देना। क्राइम वहां पे होता है जहाँ पे मौका आप दे देते हैं, आप उनको मौका मत दें। आप अपने आप को सिक्योर रखें, किसी पे ट्रस्ट ना करें जिनको आप जानते हैं, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को बता के जाएं। आजकल मोबाइल है, आप लोकेशन ऑन कर दें, उनको अपनी लोकेशन शेयर करें। इवन उबर और करीम पे भी जो बच्चियां जाती हैं, मैं कहती हूँ लोकेशन शेयर करें, अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये गाड़ी का नंबर हम इधर जा रहे हैं। लाइव लोकेशन आजकल है, आप लाइव लोकेशन बताएं। आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं कर सकते, आजकल का दौर ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी जहाँ पे ग्लोबल विलेज की बात की जाती है कि दुनिया सिमट गई है, वहाँ पे अजीब अजीब क्राइम भी शुरू हो चुके हैं, और क्राइम इन्हीं चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो वहाँ पे बच्चियों को चाहिए जिस चीज़ को यूज़ कर रही है तो उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्चियां, दोनों के लिए है कि आप जाएं तो अपनी लोकेशन ऑन करें, किसी अननोन के ऊपर आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आजकल का ज़माना मैं नहीं समझती ऐसा है, आपको खुद अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी। और आप दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप अब साइन वगैरह जो करते हैं, मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की, जो अच्छे घरों के लोग आते हैं चेक बाउंस में आते हैं, ये चीज़ भी उनको बतानी पड़ेगी कि देखिए क्राइम का जब आपको अक्सर लोग हैं अननोन तरीके से आ जाते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था कि चेक बाउंस के ऊपर भी कोई चीज़ होती है, उसके ऊपर भी सज़ा लग गई है। तो वो चीज़ें उनको बतानी पड़ती है कि आपने इस तरह की कोई ब्लंडर नहीं करना, आंखें बंद करके कोई चीज़ साइन नहीं करनी, किसी को अपने नंबर देते हुए 100 दफ़ा सोचना है, बल्कि उनका नंबर ले लें देना, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। एक और चीज़ भी होती है ना कि वो आपको कहते हैं अच्छा जी आप कोई भी डील कर रहे होते हैं तो अच्छा जी आप मुझे चेक दे दें, कोई बात नहीं, आपके अगर ना हो तो मैं चेक वापस दे दूंगा, लेकिन फिर वहाँ से ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। तो कभी भी जो है ऐसी चीज़ इन एडवांस नहीं देनी चाहिए जो चीज़ वक्त आपके पास नहीं है। अच्छा, ये हमारे मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, हमारे पास स्टॉप चेक का भी ऑप्शन होता है ना, आपने अगर दे भी दिया तो आप जाकर अपने बैंक को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जब वो छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर FIR हो सकती है चेक बाउंस के ऊपर, नॉन बेलेबल है, आपको जेल आना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह की कोई ब्लाइंड कोई चीज़ आप करें ना, मोबाइल को सेफ्टी के पर्पस से यूज़ करें, ना कि इसके लिए कि आपको लोग ट्रैक कर ले, हनी ट्रैप में आ जाएं, आप कोई नुकसान उठा लें, तो वो चीज़ ना करें। और आजकल इंटरव्यू कॉल्स भी अजीब जगहों से आती हैं, बच्चियां चले जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, बाद में पता चलता है फेक थी, तो इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना होता है। तो मैं समझती हूँ अगर इस तरह की कोई कॉल आ भी रही है तो अपने साथ किसी को लेकर जाएं, हम आंखें बंद करके ना जाएं, बता कर जाएं, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जाएं कि हम इधर जा रहे हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त होने चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि ताकि हमारे बच्चे, हमारी यूथ महफूज रहे। जी, बहुत अच्छी बात की। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल भी करना चाहूँगा कि अक्सर आजकल एप्लीकेशन ऐसी आ गई हैं कि लड़के लड़कियों की आवाज़ में बात करके और आपको ट्रैप करते हैं और आपको बुलाते हैं, और फिर आप चले जाते हो, फिर आप किडनैप भी हो जाते हो। तो इस पे भी हम आगे चलकर बात करेंगे। चलते हैं निमरा की तरफ। निमरा, ग्रेटिट्यूड होना, ग्रेटफुल होना, शुक्रगुजार होना, ये मेंटल
इस स्ट्रेस को कितना कम कर सकती है, ये थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दोनों चीज़ें एक और ही चीज़ साइंस को भी अगर हम ले लें तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमें एक चीज़ बताती है कि जब आप शुक्रगुजारी आपकी लाइफ में आप ऐड करते हैं तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ों को आप पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं तो फिर ऑब्वियसली आप उस तरह से कंपेयर नहीं कर रहे। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके आपको पता है और ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सोशल मीडिया से कनेक्ट करें तो वहाँ पे हम लोगों के लाइफस्टाइल से देख के, जो कि काफ़ी हद तक फेक होता है अनफॉर्चुनेटली। जो समझदार बंदा है वो समझ जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई बंदा उस चीज़ में ट्रैप भी हो जाए कि नहीं देखो उसकी लाइफ ऐसी है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारा है, मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी जो उसकी चीज़ें हैं उसके लिए वो ग्रेटफुल ही नहीं फील कर रहा। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ को लेके जो हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं वो ये है कि हम चल फिर रहे हैं, सुन रहे हैं, सही से देख रहे हैं। ये बड़ी ही हमारी जो बेसिक 5 सेंसेस हैं ये हमारी प्रॉपर्ली काम कर रही है। वो बंदे जो जिनकी समात नहीं है, चल फिर नहीं रहे, ठीक है, और अगर ये उसका अंदाजा करना हो जिंदगी की नेमत का, हेल्थ की नेमत का, तो आप कहीं हॉस्पिटल जाएं, एक विजिट करें तो आपको अपनी नेमत का पता चलेगा कि आप कितने खुशनसीब हैं कि आप तमाम वो नेमतें अल्लाह ने जो आपको दी है और आप इंजॉय कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि दूसरों का महल देखकर अपनी झोपड़ी को जलाना जो है ना वो सही नहीं है। अपनी झोपड़ी जो है ना, मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि एक बादशाह जो बीमार होता है उससे कई गुना ज्यादा एक फकीर जो सेहतमंद होता है वो बहुत ही खुशहाल और खुशकिस्मत होता है कि आपको अल्लाह ने सेहत दी है। तो अपनी नेमत पर अगर आप थोड़ी सी नजर डाल लें तो आपकी एंजाइटी काफी हद तक कम हो जाएंगी। और खासतौर पर हमारी जो ख्वातीन हैं अगर वो खुश मतलब शुक्रगुजार हो जाएं तो उनकी जो होती है ना एक हवीस होती है कि जी मेरे पास ये ब्रांड होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, जिसकी तरफ क्राइम की तरफ आती है जैसा कि आपने कहा, तो वो भी कम हो सकती हैं। हम चलते हैं बुशरा की तरफ। बुशरा, ये जो लाइफ स्टाइल होता है ये भी बड़ा एक अहम रोल अदा करता है आपकी हेल्थ में, आपकी मेंटल हेल्थ में। तो वो मैं चाहूँगा कि अक्सर लोग वेट लूज़ करने के लिए पता चला अफाका ही कर रहे हैं, 2 दिन खाना ही नहीं खा रहे हैं, तो और कुछ लोग जो है वो सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। तो एक नेचुरल जो फूड है, आपकी ग़िज़ा है, अगर उस पर आप फोकस करें, टाइमिंग मैनेज करें तो इससे हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है कि हम उसको मेंटेन रख सकें। लोग क्रैश डाइट पे चले जाते हैं या बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन पे चले जाते हैं, कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, फाइबर का इंटेक नहीं ले रहे होते। तो हमने अपनी लाइफस्टाइल इस तरह बनाना है कि हम बैलेंस डाइट को लेके चलें कि अपने डाइट में हमने अपने कार्ब्स को भी इंक्लूड करना है, प्रोटीन भी इंक्लूड करना है, अपना फैट भी लेना है, फाइबर भी लेना है। देखिए हम इनमें से इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी स्किप करते हैं ना, हमारे हेल्थ इश्यूज़ जो है स्टार्ट हो जाते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं बिल्कुल जो है क्रैश डाइट पे चले जाते हैं कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, कि दिन में से 24 आवर में से हमने एक मील लेना है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमारी मेंटेन कैलोरीज 1500 to 1800 कैलोरीज हैं और हम उसको बिल्कुल 5 to 600 800 पे लेकर जा रहे हैं, तब भी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना वेट लॉस पे जाना है तो फॉर एग्जांपल अगर 1800 एक जो है मेंटेन कैलोरीज हैं अगर किसी की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, तो हमें उसको कैलोरीज को 500 डेफिसिट पे लेकर आएँ, ना कि हम जो है वो 800 500। अभी एक मैं देख रही थी, किसी ने वीडियो डाली हुई थी कि वो बता रही है कि मैं अपनी 500 डेली कैलोरीज लेती हूँ और वीक में 10 डेज़ में मैंने अपना 10 kg लॉस कर लिया। तो वो और लोगों के उनके रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर कोई उनको, मैंने एक कमेंट उनको किया तो लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनको तो फ़ायदा हो रहा है, तो हमें अच्छी बात है कि वो हमें फ़ायदे की बात बता रही हैं। तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट वो नहीं बताएंगे कि मेरे साथ इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप अपना लाइफस्टाइल इस तरह बनाएं, हेल्दी फूड लें। अच्छा देखिए, एक तो लोगों ने ये अपना कर लिया है कि ज़रूरी नहीं है कि डाइट का मकसद जो है वो फाके करना है या फीके खाने खाना है, ठीक है। तो अपने जो भी घर के फूड हैं, ठीक है, उसको फ्लेवरफुल बना सकते हैं। अपना डेली जो रूटीन में आप ब्रेकफास्ट लेते हो उसको हेल्दी एक प्रॉपर मील लो, 4 to 500 कैलोरीज का एक मील ले सकते हैं आप। 3 टाइम अपना प्रॉपर मील, लंच प्रॉपर, अपना लंच प्रॉपर लें। अच्छा हम ये कर सकते हैं कि लंच में अपना जो है वो कार्ब्स का इंटेक रखें और अपना डिनर में जो है वो हाई प्रोटीन पे लेके जाएं।
अक्सर हम late करते क्या है night, कि हाँ, ब्रेकफास्ट को हम स्किप कर Skip देते कर देते हैं। और लंच भी स्किप कर रहे हो तो Skip- और- डिनर बड़ा हैवी ले रहे Heavy होते हैं ले जो कि मतलब बहुत बड़ा harmful ऑपोजिट हो जाता है opposite उसके। और फिर क्या होता है कि देखिए हम जब भी रात में अगर अपना लेट नाइट डिनर कर रहे होते हैं तो जो भी हमारा मील होता है वो 3 से 4 आवर्स में जो है वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है लोग 11 से 12 बजे के करीब जो है अपना डिनर कर रहे होते हैं और फिर फ़ौरन से एक घंटे में वो खा के फ़ौरन सो गए, तो वो कैलोरीज बर्न होने का टाइम ही नहीं मिल रहा ना, क्योंकि हम रात की नेचुरली अगर हम रात की नींद लेते हैं तो हमारी 1000 कैलोरीज बर्न होती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लोग नहीं समझ रहे हैं कि लेट Actually, नाइट हम जाग दो रहे चीजें हैं। बड़ी गलत कर रहे होते हैं। हाँ, एक तो हम late लेट night आवर खाना जागना, खा रहे हाँ, होते बिल्कुल। हैं और हैवी ले रहे होते हैं हेवी ले रहे हैं और फिर लेट देन सोना, फिर लेट सो रहे होते हैं, और तो फिर ये late दोनों चीजें आपको जो है वो आपके ऑर्गन्स जो है वो रिपेयर होते ही नहीं है। repair नहीं हो रहा है, कभी कभी उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है बॉडी को, जो रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाई है तो उसमें हम जाग रहे हैं और दिन में अपना एक कॉन्सेप्ट है ना। देखिए अगर रात में हम नींद लेते हैं तो रात में जब चांद की जो वो है रोशनी है वो आपकी कैलोरीज को बर्न कर रही होती है, और जब हम सुबह सूरज निकलने के बाद जो सो रहे होते हैं, हम जितना सोते हैं तो उसमें हमारी कैलोरीज गेन हो रही होती है। कोर्टिसोल के लिए जो हम बिल्कुल। कहते हैं कि हाँ, सुबह की कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है ना, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ रहा है तो ये हमने उल्टा कॉन्सेप्ट कर दिया है, रात में जागना, लेट नाइट खाना और दिन में सोना। अच्छा, नाश्ता हम स्किप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि हम जल्दी भी उठ रहे हैं तो वो दिल नहीं चाह रहा, ठीक है, तो हमने नाश्ता स्किप किया तो हमें क्या होता है जब हम अपना नाश्ता स्किप कर रहे हैं तो हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, क्योंकि वो क्या वजह होती है, मेन रीज़न ये होता है 14 to 1500 आवर्स का जो गैप आता है इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके बाद हमें घंटों तक भूख नहीं लगती है। अगर जिस दिन हम, आप खुद ये बात नोट करें, अगर जिस दिन हम ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें 4 आवर्स में 3 आवर्स में हमें भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया ना, बॉडी में कुछ गया तो उसने बर्न किया, ठीक है, उसके बाद हमें 3 से 4 आवर में खुद ब खुद भूख लगती है। तो हमें क्या करना है, अपनी स्मॉल एक छोटा सा मील ले लेना है, चाहे उसमें आप कोई फ्रूट ले लें, फाइबर फ्रूट ले लें या नट्स ले लें, उसके बाद हम लंच प्रॉपर कार्ब कर ले लें, लें, हाँ मतलब। कार्ब, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम डिफरेंट अपने जो है वो अपने फूड को चेंज कर बैलेंस लेते हैं। करके हमने चलना हाँ, होगा। डाइजेस्ट करके चलना जी, आपने होगा। बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर साहब, एक चीज हम जो है देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्या कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, अक्सर लोग उसको डिनाई करते हैं, जिसकी वजह से आपने भी कहा कि अक्सर जो लोग क्राइम कर कर आते हैं और वो उसको डिनाई कर रहे होते हैं कि हमने किया ही नहीं है। तो आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे तो पता चल जाता है कि आप जो है वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। तो हम हमेशा गवर्नमेंट से भी और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी अपने इस शो के ज़रिए अवेयरनेस देते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी उन खामियों पर नज़र रखनी है, अपनी गलतियों पर नज़र रखनी। जब हम उनको हम रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रेजुअली ज़िंदगी बेहतर होती चली जाती है। तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कि ट्रैफिक के अगर हम रूल्स को देखें कि सिर्फ चंद रोड्स पर जो है वो एक आपने रूल बना दिया कि ही चालान होंगे, सीट बेल्ट, मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन एक अवेयरनेस जो है मैं ये चाहता हूँ कि वो उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डंडे के ज़ोर से आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, लेकिन अवेयरनेस के ज़रिए, क्योंकि सोसाइटी में फिर हम ही सब मिलके उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं कि जी हमें ये चीज़ें करनी है। तो अवेयरनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, चाहे वो क्राइम हो, चाहे कहीं भी हो, करप्शन हो, कहीं भी चीज़ हो। देखिए शाह साहब, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, एक्सेप्टेंस भी नहीं है हमारे अंदर और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को फ़ौरन डिनाइल मोड के ऊपर आ जाते हैं। ये हमें बताना पड़ेगा थ्रू सेशंस, अब चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे आप काउंसलिंग के ज़रिए फेस टू फेस करें, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक रूल्स की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ बहुत अच्छा इकदाम है, आप खुद भी नोट करेंगे, हमारे लोग भी फॉलो नहीं करते रूल, मतलब सब नहीं, मतलब कुछ लोग नहीं करते। अब जब चालान जाता है तो फिर वो उस पर वो करते हैं कि हमारे पास क्यों आया, लेकिन देखिए यही चीज़ आप बाहर के मुल्क में फॉलो करते हैं, अब वहाँ पे कचरा नहीं फेंकते, अब वहाँ पे रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं, उनको पता है इम्प्लीमेंटेशन है, उनको पता है वहाँ से पूछताछ होगी, तो हमारे मुल्क में भी करें ना आप, ये हमारा हम सबका मुल्क है ना, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए उनको तकलीफ होती है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये उन्हीं की सेफ्टी के लिए।
मतलब जो मैंने नोट किया है, एक्सीडेंट की कमी देखिए तब होती है जब आप उनको हर चीज़ प्रॉपर प्रोवाइड करें, रूल्स के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी उनको बताएं, गाइडेंस भी बताएं, और एक रोड के हद तक महदूद नहीं होने चाहिए, ये पूरा होना चाहिए ना कराची में, हर जगह होने चाहिए, रोड्स भी क्लियर होने चाहिए, आपके मार्क्स नजर आने चाहिए, आपको जो है लाइट्स आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए ताकि लोग फॉलो करें। और ये देखिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना ये हम सबका मिलकर काम है, सिविल सोसाइटी इसमें इंक्लूड है, मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, और बाकी जितने भी लोग हैं चाहे गवर्नमेंट की हों चाहे एनजीओज की हों, मैं ये समझती हूँ हम सब मिलकर ही काम कर सकते हैं। अपने हिस्से का तो दिया हम चलाएं ना, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि आप अच्छा काम करें, जब तक हम खुद अच्छा काम नहीं करेंगे, हम दूसरों के लिए रोल मॉडल नहीं होंगे, तो हम दूसरों को क्या सबक देंगे। हम खुद अपने आप को सुधारें, अपनी जो है खुद एहतसाबी करें, तो मैं समझती हूँ लोग उसको हम खुद ट्रैफिक रूल्स की फॉलो करें, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब आप खुद ही रूल तोड़ेंगे फिर आप उनको बोलेंगे नहीं आप ये काम सही नहीं कर रहे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन लोगों की बात सुनी जाती है जो खुद सही ट्रैक पे चलने की कोशिश करते हैं। इंसान सीखता है, अपनी हर चीज़ों से सीखता है। मैं ये कहती हूँ रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, और इसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर आप रूल तोड़ेंगे तो उसकी सज़ा भी है। कन्विक्शन रेट तो हमारे पास है ही नहीं ना, उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जब सज़ा का डर होता है, जहाँ सज़ा और जज़ा की कंपेरिजन होती है, मैंने देखा है वो लोग फिर फॉलो करते हैं। आप सऊदी अरब में देखें, वहाँ पे चोरी करते हुए लोग डरते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, दुकानें खुली छोड़ते हैं। तो मैं नोट कर रही थी, मैंने कहा क्यों खुली छोड़ते हैं, उनको फिक्र नहीं होती कि कोई चोरी करेगा, उनको पता है अगर पकड़े गए तो सजा मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो शटर तोड़ के एग्जैक्टली, तो उनको पता है ना कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा, बेल हो जाएगी। तो नहीं, बेल नहीं होनी चाहिए ना। जब हैबिचुअल ऑफेंडर्स आपके पास आ गए तो आप उनको रिजेक्ट करें, उनको सजा दे, थोड़ा डर तो पैदा करें ताकि उनके अंदर ये चीज़ पीछे हटे। क्राइम कंट्रोल कैसे होगा जब तक कि कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, जब तक कि आप काउंसलिंग करके हमने उनको बाहर भेजा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई कैदी आया, हमने उनको काउंसलिंग भी कर दिया, उनको समझ भी आ गई। कुछ अरसे के बाद शाह साहब वो वापस आ जाते हैं। वजह क्या है? बाजी कुछ करने को नहीं था, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब वहाँ आके ना थोड़ा सा हम भी रिलेक्टेंट हो जाते हैं, अब उनको अब मजीद क्या काउंसलिंग करें। कहा बाजी मैं चोरी नहीं करता तो क्या करता, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कोई और ऑप्शन पढ़ लो, कुछ बन जाओ। अच्छा, उनकी भी मेंटालिटी, उनका सर्कल ऐसा होता है ना जो उनको उन चीज़ों पे लेकर आता है। Exactly, यहाँ पे सोसाइटी का भी रोल है, वो सर्कल आपको तोड़ना होगा, ठीक है ना। हम डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी कोशिशें करते रहेंगे, बाहर की सोसाइटी का बड़ा रोल है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी आ जाती है, यहाँ पे एनजीओस आ जाते हैं, उनको ओन कर लेना। आप ऐसी जगह पे उन बच्चों को ले जाएं जहाँ पे उनको ट्रेन करें। ये एक रॉ ब्रेन है। और शाह साहब ये इतने जहीन लोग हैं ना कि हैरानी होती है उनकी जहानत पे। अंदर बैठ के तो वो एजुकेशन भी कर लेते हैं। क्रिमिनल माइंड जो है ना वो ज्यादा उसको यूं कहते हैं बहुत फर्टाइल होता है, लेकिन नेगेटिव वे में होता है, नेगेटिव वे में सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा ये काम होता है उस नेगेटिव वे को पॉजिटिव वे में लेकर आए। यहाँ से अगर हमारा काम खत्म, वो बाहर चला जाता है, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी और एनजीओ का रोल है। आप उनको एंगेज करें, पॉजिटिव चीजों में एंगेज करें। ये वो एक्सप्लेनेशन ना दें कि हम क्या करें बाजी, हमारे पास खाने को नहीं था। मतलब आप उनको यूज करें ना, आप कोई काम सिखा दे, हुनर सिखा दे, बजाय इसके कि वो चोरी सीखे और एटीएम कार्ड के कोड, अच्छा कोड्स भी निकाल लेते हैं, अलग अलग तरीके के क्राइम कर रहे होते हैं। आप उनका माइंड कहीं और यूज कर लें, उसको इस्तेमाल करें। एक चीज और, आप जेल खाना जात भी जाती होंगी, आपके मिनिस्ट्री में ही आती हैं सारी चीजें, तो क्या वहाँ पर लोगों को स्किल्स पर फोकस किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, एनजीओज को आप साथ लेकर चलते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सके, कुछ ऐसा करते हैं? जी शाह साहब, अब माशाल्लाह पहले के मुकाबले में बहुत फ़र्क आ गया है। अब वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था एक काल कोठरी वाला, वो नहीं है। उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है माशाल्लाह, खाना बहुत अच्छा कर दिया है। अच्छा, स्किल के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। एजुकेशन तो उनकी चल ही रही है, वो जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ से मैंने देखा था, एक हमारे पास बच्चा आया था, इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, फिर सर्टिफिकेट भी मिला। वहाँ पे उनको गूगल की जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो पढ़ते हैं कंप्यूटर क्लासेस। उधर लिखा नहीं जाता जेल खाना जात का मोनोग्राम नहीं होता, ताकि बाहर जाके एक टैबू है ना, जब जेल से आए हो तो बाहर जाके वो कहीं नौकरी कर सके, कोई अच्छा रोजगार इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा रिली मेकिंग भी है, बहुत सारी मतलब चीज़ें सिखा रही, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज भी हैं। आपको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है कि आप अपने आप को चेंज करें, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप एग्जैक्टली आपको जो हुनर सीखना है आप हुनर सीख लें, आपने एजुकेशन करना है अब ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। वहाँ पे कुरानी आयत की जो है तफसीर भी पढ़ाने के लिए क्लासेस दी जाती हैं, छोटे बच्चों के स्कूल भी है। मैं कहती हूँ मैक्सिमम एफर्ट्स है, इससे ज़्यादा क्या एफर्ट्स करें। अब इंसान को अपने आप को भी बदलना चाहिए। अगेन ये काउंसलिंग आती है कि उनको पता चले कि हमने गलती की है और दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करनी। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हमने गलती की है, वो रिपीट करके नहीं हो सकती, वापस आ जाएंगे, कहेंगे हमने तो गलती नहीं की, तो होता रहेगा। तो ये एक इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत से लोग चेंज भी होकर गए हैं।
अब बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी गलती माफ नहीं करते। अगर आप सबसे बड़ा सुधरना भी problem चाहे यही है ना ना। तो वो एक टैबू होता है कि यार ये वहां से निकला है, जेल से आया है, जेल से आई है, वो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पे सोसाइटी का भी बड़ा बहुत बड़ा रोल है कि देखिए अगर उनसे गलती भी होगी और वो सुधरना चाह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करें ना उनको, आप उनको जॉब्स भी दें, आप उनको मोटिवेट भी करें। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं कहती हूँ खुदा ना खास्ता क्राइम का एक और दरवाजा खुल जाता है। और नॉर्मली होता ही हमारी सोसाइटी में ये कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई है, किसी फीमेल के साथ भी फॉर एग्जांपल, और वो उसको एक्सपोज करना चाहती है, वो कोर्ट जाना चाहती है, थाने जाना चाहती है, तो उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स उसको परमिशन नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते कि आप पे धब्बा लग जाएगा, आपसे शादी कौन करेगा, खानदान बदनाम हो जाएगा। तो सोसाइटी का आपने कहा कि एक बहुत बड़ा रोल है और इस पे हमें जो है वो इन चीज़ों पे सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उन पर हम तनकीद करें कि जी आप तो जेल गए थे, आप तो कैदी थे, आप तो चोर थे। किसी एक कहते हैं ना जो भी डिसेबल्ड लोगों को भी अगर आप ये कहें कि वो लंगड़ा है, लूला है, मतलब उसको नजर नहीं आता, हाथ टूटा हुआ है, तो ये चीजें जो है ना सोसाइटी में हमें मतलब हमें एक पॉजिटिव थॉट के साथ आना चाहिए। जब हम ये इनको सपोर्ट करेंगे तो फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में उन खवातीन को कोई जॉब भी दे दे, उनसे कोई शादी भी कर ले, आप बिलीव करें वो चेंज हो जाएगा माइंड, पूरा सोसाइटी में एक सुधार आ जाएगा। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ आके उनकी हर चीज रुक जाती है और फिर वो सही होना भी चाहें नहीं हो सकते तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट कौन करेगा? सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। जब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी तो आप देखिएगा उनकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। फैमिली अगर एक्सेप्ट कर ले तो सोसाइटी फैमिली आपको फैमिली अगर ना एक्सेप्ट करे तो फिर ये कि सोसाइटी में भी सर्वाइव करना मुश्किल जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रोग्राम के तौर से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस आए, लोगों को मोटिवेट करें, उनको स्ट्रेस से, एंजाइटी से निकालें। जी निमरा, क्या कहेंगे आप ओवरऑल जो डिस्कशन हो रही है हमारी? जी, आप जैसे अभी स्ट्रेस और एंजाइटी की बात कर रहे थे, तो मैं ये चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो चीज़ फील कर रहे हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो चीज़ एंजाइटी या डिप्रेशन में चीज़ कन्वर्ट हो रही है। ये चीज़ को ना ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करना बड़ा ज़रूरी है। तो अब देखिए, जो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि आपकी नॉर्मल लाइफ में कोई एक दिन में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसको लेके आप थोड़ा सा परेशान हुए, नहीं उस दिन अगर वो चीज़ आपकी सॉल्व होगी, नेक्स्ट डे ऑब्वियसली उस चीज़ को आप लेके स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, तो दैट वाज नॉर्मल। ठीक है, तो कि स्ट्रेस भी हमारे एक ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि हम लाइक ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके बाद हम फील करते हैं। लेकिन अगर एंजाइटी की हम बात करें ना, तो वो अब इस तरह से होता है कि डेली जो आपका स्ट्रेस है, आप चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना भी जो है वो बड़ा बिल्कुल ओवर थिंकिंग उसमें आ जाती है। किसी चीज़ को लेके आपके अंदर फेयर है और आप उस चीज़ के बारे में सोचने से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद ये है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, रोज़मर्रा के आपके काम अफेक्ट हो रहे हैं, आपका वर्क अफेक्ट हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल, हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। उसके साथ साथ ये अगर आप फिजिकल सेंसेशन भी फील करना स्टार्ट हो गए, जैसे आपको इस तरह से हाथ कपकपाना, ठंडी गर्म पसीने आना, घबराहट होना, ऐसा लग रहा है जैसे आपका सांस बंद हो रहा है, ये सारी एंजाइटी की इलामात हैं। या जिंदगी खत्म होने वाली है, जी, मौत आपके करीब है, इस टाइप के ख्यालात जो आते हैं जी, तो वो ख्यालात ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में होते हैं, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एंजाइटी में ये सब चीज़ें इंसान फील करना शुरू कर देता है। तो फिर हमें थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि नहीं, ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। अगर डेली एक ही चीज़ आपके साथ रिपीटेडली हो रही है और अपने आप ख्यालात को और परेशानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हर चीज़ के बारे में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचे जा रहे हैं, जबकि एज सच कोई इतना डेंजर साइन नहीं है। हमारी बॉडी को ऐसा फील होता है, ब्रेन को ऐसा फील होता है कि कोई अलार्मिंग डेंजर साइन है, जबकि सब चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, लेकिन माइंड उस तरह से रिलैक्स नहीं होता। ठीक है, तो फिर ये है कि एंजाइटी की इलामात आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा अगर हम इसके साथ साथ अगर डिप्रेशन को हम डिस्कस करें तो उसमें ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि उदासी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। उदासी से अगर मुराद ये है कि एक दिन में आपको कोई इस तरह से कोई वाक़या हुआ, कोई चीज़ हुई, आप थोड़ा सा उसको लेके परेशान हो जाता है, हम रो लेते हैं, थोड़ा सा उदास फील करते हैं। अगले दिन हम नई एनर्जी के साथ जागते हैं, एक नया दिन स्टार्ट करते हैं, तो हम बेहतर होते हैं कि वो गुजरा हुआ दिन था, आज मैं बेहतर फील कर रही हूँ, दैट्स नॉर्मल, समझे, वो एक टेम्परेरी सैडनेस थी। लेकिन अगर डिप्रेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि आपकी सबसे पहले नींद मुतासिर होती, किसी को ज़्यादा नींद आती, किसी को कम। उसके साथ साथ आपका एपेटाइट, खाना पीना, ज़्यादा भूख लगना, बिल्कुल भूख ही नहीं लगा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। और अक्सर लोगों के साथ ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना कि नींद में ही वो जाग रहे होते हैं,
दिमाग उनका जो है वो बिल्कुल। रिलैक्स में नहीं होता, तो वो सबकॉन्शियस क्या चीज एक्टिव होती होता है है? उनका जी, Hyperactive। आपका जिस्म सो रहा है लेकिन आपका दिमाग जाग रहा है। फिर उसमें कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस भी फील करते हैं, वो भी एक अलग चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। अच्छा, डिप्रेशन की जैसे मैं बात कर रही थी, तो इसमें ये होता है भूख का कम आना, ज़्यादा लगना, नींद का कम आना, ज़्यादा आना। उसके अलावा आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के टास्क नहीं कर पा रहे। बेड से किसी के लिए सिर्फ नीचे उतरना ही मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा है, सिवियर बिल्कुल। डिप्रेशन में ऐसा होता है। वो अपने हाइजीन का नहीं ख्याल कर पा रहे, नहाने नहीं जा रहे, उनका दिल नहीं कर रहा मैं किसी से घुलूं मिलूं, अपने या घर से बाहर निकलूं, बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ख्यालात, जैसे आपने बोला मायूसी, उदासी, होपलेसनेस और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की इलामात हैं। और ये ऐसा होता है कि अगर आप 14 दिन तक, एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है डिप्रेशन का, जिसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोज करते हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि 14 दिन तक अगर आप सेम चीज़ें सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। आपको जाके एक प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो चाहे साइकोलॉजिस्ट, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन ट्रीटेबल नहीं है, बिल्कुल इसका इलाज है और बहुत से लोग इसको ओवरकम करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक ये बैटल होती है जो कि आपको खुद लड़नी है, बिल्कुल ऐसे तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो ये चीज़ को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ उस चीज़ को थोड़ा सा रूहानी कॉन्सेप्ट से लिंक कर लेते हैं, नहीं इसके ऊपर असरात आ गए हैं, ठीक है। हम उस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को डिनाइल नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। तो आप दोनों ट्रीटमेंट को दोनों साथ लेके treatment ले चल सकते हैं, कोई issue नहीं इसमें है कोई इसमें। हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक क्लिनिकल उसकी तरफ ना जाएं, क्लिनिकल ट्रीटमेंट की तरफ, दवाइयों की तरफ, थेरेपी की तरफ, तो फिर वो चीज़ ना बढ़ना शुरू हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो बंदा साइकेट्री वार्ड में एडमिट हो जाता है। और बिल्कुल आपने सही, और देखें रूहानी इलाज बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आजकल आपको पता है ना कि हम नीम हकीम वबाले जान, तो लोग ऐसे लोगों के पास भी चले जाते हैं जो कहते हैं हम रूहानी इलाज करते हैं, लेकिन उनको पता खुद कुछ नहीं होता। और अक्सर हमने देखा होगा ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को खुद नहीं पता और वो लोगों का रूहानी इलाज कर रहे होते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि कौन मतलब ऐसा है जो वाकई आप समझें कि आलिम है और वो आपका रूहानी इलाज कर सकता है, तो फिर यकीनन उसके पास भी जाना चाहिए। बहुत सारे और फिर क्लाइंट mental- डॉक्टर शॉपिंग करके आ रहे होते जी, हैं और बिल्कुल बेचारे ऐसे ही इतने है। थक जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें और कुछ उनके समझ साथ भी नहीं आ ये रहा, फिर हो क्या रहा होता है कि होपलेस हो जाते हैं। उन्हें जी, लगता है कि बिल्कुल। हमारे साथ जो चीज़ है उसको कोई इलाज ही नहीं है, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो जाहिर है कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। डिप्रेशन में जो बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है ना, वो सुसाइड होता है। बड़ा डिटेल में निमरा आपने बताया, थैंक यू। चलते बुशरा इधर। बुशरा, अक्सर हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अगर सलीम हूँ, आप सलीम हैं, और मैं अगर किसी से जिक्र करता हूँ कि जी मैं सुबह वॉक करने जा रहा हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, तो लोग कहते हैं यार आपको क्या ज़रूरत है, आप तो फिट हो बिल्कुल, आपका वेट भी सही है। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि देखिए, वेट लॉस का ताल्लुक या जो है हम समझते हैं कि हम वॉक करें, हमारा वेट ज़्यादा है तो हम वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इसका ताल्लुक आपका वेट लॉस का ताल्लुक जो है वो जिम से या वॉक करने से या किसी किस्म की एक्सरसाइज से नहीं है। इससे क्या होता है कि आप एक्टिव हो जाते हो, ठीक है, और मेंटली तौर पे हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह की वॉक या किसी भी टाइम, अगर मॉर्निंग में आपको टाइम नहीं मिल रहा, किसी भी टाइम आप वॉक करते हो, तो देखिए फ्रेश एयर में वॉक करना, इसका ताल्लुक ही नहीं होता कि आप स्लिम हो तो आप वॉक क्यों कर रहे हो, या डिमोटिवेट अक्सर लोग कर देते हैं कि जिम जा रहे हो वेट तो कम नहीं हो रहा, या आप स्लिम हो तो आपको क्या ज़रूरत है जिम जाने की। तो ये सोच के जिम ना जाएं या ये सोच के एक्सरसाइज या वॉक ना करें कि हमारा वेट ज़्यादा होगा तो हम जिम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे। तो इससे आपका मेंटल हेल्थ जो है बहुत इम्प्रूव होती है, और ये होता है कि आप की एंजाइटी है, आपका स्ट्रेस लेवल है, ये बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप एक्टिव हो जाते हो, दूसरी चीज़ों में आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं दिन भर की या आपके काम में, ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे अपनी जो भी और बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं ना, मतलब आप काम जब कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी आ जाती है और आप में एक विल पावर आ जाती है, ये सारी Positive vibes आ जाती है, पॉजिटिव बहुत वाइब्स आ ज़्यादा। जाती कि हैं। आज आपने कुछ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये करते हैं ना अपने लिए टाइम निकाल के आपने कुछ कर लिया, तो सारा दिन आपको बहुत अच्छा गुजरेगा। तो वरना अच्छा ये भी होता है गुजरेगा कि और आपका जो बिहेवियर है बिल्कुल लोगों के साथ, वो भी आप Positive बड़ा mindset। हैप्पी मूड में लोगों से हाँ। बात कर रहे होंगे। अक्सर तो लोग क्या होता है कि डिप्रेशन में हैप्पी खुद होते हार्मोन्स हैं। आपके एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या होता है दिन भर आपको बहुत अच्छा गुजर रहा होता है सारी चीज़ों में, फिर आप
अपने आप को लेके चल रहे होते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इसका ताल्लुक ये नहीं कि लोग ये समझते हैं कि बस जो है वो आपका वेट कम है तो आप जिम क्यों जा रहे हो, कि आपको क्या ज़रूरत है करने की, आप जिम जा रहे हो तो आपका वेट तो कम ही नहीं हो रहा। तो देखिए जिम का ताल्लुक मैं फिर यही कहूँगी, जिम का ताल्लुक वेट लॉस से नहीं है, फैट लॉस से है। वेट लॉस का ताल्लुक आपके किचन से है कि आपको खुद पता होता है कि आप दिन भर क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ फीमेल स्पेशली फीमेल्स में होती है, सबसे पहले होता है कि यार थोड़ा सा बड़ा कि मेरा पेट बढ़ गया है। तो कहते हैं पेट का ताल्लुक आपके दिमाग से होता है। स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी होती है, सबसे पहले आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये होता है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल स्लो डाउन करें, ठीक है। उससे पहले कि अपने मूड को खुशगवार करें, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, ये सोच के ना करें कि मेरा वेट तो कम नहीं है तो मैं क्यों वॉक करूँ या मैं क्यों एक्सरसाइज करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी बहुत तो अच्छा अपने आपने लाइफ स्टाइल को, डिटेल में लाइफ बताया। स्टाइल को इस तरह बनाएं कि जो है वो उसको मेंटेन रख सके ना। तो ये सारी चीज़ें जी नाज़रीन, हेल्थ जो है वो आपने हर सूरत में उसका ख्याल रखना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि मैं तो कहूँगा ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो आपकी हेल्थ है। और आपका वेट कम हो ज़्यादा हो, आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज पर आपने फोकस करना है, अपनी डाइट का ख्याल करना है, लाइफस्टाइल का आपने ख्याल करना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। चलते हैं डॉक्टर मेरा आपका ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से है, तो क्या आप देखती हैं कि हमें क्या चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें जो है हम लैक हैं, हमें वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सोसाइटी में कैसे तब्दीली आ सकती है, आपका डिपार्टमेंट क्या रोल अदा कर सकता है, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्या हमारी सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं। तो एक कॉम्बो आप बताएं आप हमें, ताकि हम ग्रेजुअली आगे की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, हम सब ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इकबाल के शाहीन बनेंगे और इस तरीके से मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए पूरा एक आपको पाथवे फॉलो करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको डिसाइड करना होगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप हुनरमंद है, तब अगेन आपको डिसाइड करना होगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। गवर्नमेंट का काम, हम सब का काम ये होगा, देखिए हमारा जो डिपार्टमेंट है ना वो तो काउंसलिंग करके इनमेट्स को कोशिश करता है कि रिहेबिलिटेट कर दें। अब तो रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है, उनको सही करके बाहर की तरफ भेजे। अब वो क्राइम से हट के भेजे, मतलब क्राइम जो उनका क्रिमिनल माइंड है उसको चेंज कर दे, पेसिमिस्टिक जो उनकी थॉट्स है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाए। आगे आता है सिविल सोसाइटी और एनजीओज का रोल, गवर्नमेंट का भी रोल है। अब आपस में कॉर्पोरेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। सेक्टर का भी रोल है। जरूरी नहीं है आप सबको, अगेन मैं कहूँगी जैसे डॉक्टर निमरा ने कहा, सब डॉक्टर्स बन जाए, सब इंजीनियर्स बन जाए, सब आइंस्टाइन बन जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए ये होगा कि आप जो है अपॉर्चुनिटीज दें, यूथ को दें, चाहे फैक्ट्री लेवल पे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हो, चाहे उनको एआई की टेक्नोलॉजी की तरफ हो, चाहे आप अलग अलग उनको अपॉर्चुनिटीज दें, इंगेज करें। अब ये चीज़ खत्म हो चुकी है कि डॉक्टर की दौर है, क्या है, अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रीलांसर हैं घर बैठ के भी कमा रहे हैं, मतलब वो एक पॉजिटिव डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और शॉर्ट कोर्सेज, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। इस चीज पे थोड़ा फोकस करें ना तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। हुकूमत अपनी लेवल के ऊपर भी दे सकते हैं, और मेरे ख्याल से कर भी रहे हैं। ऐसे कोई प्रोग्राम्स भी हैं जिसके अंदर उनको ट्रेन भी किया जा रहा है। इसके ऊपर मजीद फोकस करें, क्योंकि हमारी यूथ तो माशाल्लाह 60%, 56%, तो बेहतर है कि इसके ऊपर फोकस करें कि हम उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, किसको क्या ट्रेनिंग देनी है, उसके हिसाब से ऐसी इंडस्ट्रीज बनाए, ऐसा कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, ऐसा कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो हायर करे, हमारे ही पाकिस्तानी बच्चों को हायर करे। अगर उनको लगता है कि हाँ ये बाहर से जाके स्टडी भी कर सकते हैं। आजकल बच्चों के अंदर एआई का और जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो है ना बहुत ज़्यादा वो आगे रुझान, स्पेस ट्रैवल का भी हो रहा है। तो उस पर जब फोकस करेंगे ना कि हम इनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, उस रॉ ब्रेन को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते, तो बहुत सी नई राहें खुलेंगी। आप उनको अब देखें, अगर हमारे पास कोई आता है, अब उसको ट्रेन करके बिठा देते हैं, अल्टीमेटली उसने क्या करना है, उसने अगेन दोबारा से कोई ना कोई क्राइम ही करना है ना। अब उसको यूटिलाइज करना होगा। यूटिलाइजेशन तब होगी जब इंडस्ट्रीज होंगी, जब फैक्ट्रीज होंगी, जब अपॉर्चुनिटीज होंगी। वो किसी भी सूरत में हो सकती हैं। अगर कोई ऑनलाइन फ्रीलांसर है, मैं तो कहती हूँ उनको भी आप गवर्नमेंट उसको ओन करे, पे करे या उनको ट्रेन करे। इस तरीके से अगर करेंगे तो मैं कहती हूँ आपको जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेगा, खासतौर पर यूथ को। उनको छोड़ना नहीं, उनको हम लोगों ने साथ लेकर के चलना। देखिए जो हमारी यूथ है उसको हमने ट्रैक पर लाना हमारी भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और हम कोशिश यही कर रहे हैं। और आप जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, तो मैं आपके तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आजकल आप देखें कि क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और क्राइम का कितना बड़ा, जस्टिस का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हमें टाइम नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि हमें ट्रैफिक पुलिस,
और जितने भी हमारे FIA वाटर जितने भी डिपार्टमेंट है वो अगर हमें टाइम दें तो हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि आपने हमें टाइम दिया, ऐसे अगर और डिपार्टमेंट के लोग अगर हमें टाइम दें, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें पता चलता है कि जी डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन ही नहीं है कि आप किसी TV चैनल पर जाकर बात कर सकें। तो पॉजिटिव थॉट में देखें, मतलब आप अगर कोई इंस्टीट्यूट चला रही है तो वहाँ पर आप 50 लोगों की ट्रेनिंग कर सकती हैं, उनकी जो है आप काउंसलिंग कर सकती हैं। आप क्लिनिक चला रही हैं, वहाँ 10 लोग आएंगे, 50 आएंगे, आप उनकी कर रहे हैं। लेकिन एक TV एक मीडिया ऐसा है कि जहाँ आप लाखों लोगों की जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं और बड़ा इमीडिएट उसका इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी में आ सकता है। तो उस तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग अगर हमें भी टाइम दें आए। मैं इससे एग्री करती हूँ शाह साहब, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपर्टीज है। वो आपको अगर आप कोई सवाल करेंगे अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से वो जवाब देंगे। अब आपकी जो है रिक्वेस्ट ज़ाहिर है सबने सुनी होगी और लाइव जा रहे हैं लाइव, तो उस पर बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये माशरे की सुधार के लिए एक नोबल कॉज है। जब नोबल कॉज होता है तो मिलके काम चलता है ना, हम सब मिलकर के कुछ चेंज ला सकते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, हाँ कंबाइन होकर के बहुत कुछ बदल सकता है और बदलना भी चाहिए। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम जब आप हमारे प्रोग्राम में आई थी तो हमारे साथ डॉक्टर शहजाद अली साहब गाजी साहब थे। उन्होंने हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो एक चिड़िया थी जो चोंच में वो पानी लेकर आ रही थी और आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कौवे ने उससे कहा कि भाई तुम्हारी इतनी सी चोंच, एक कतरा पानी का, ये इतनी बड़ी आग कहाँ से बुझा पाएगी। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं कि जी मैं रोज़ क़यामत जब मुझसे अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने अपना रोल क्या अदा किया, तो मैं कहूँगा जितनी तूने मुझे चोंच दी थी मैंने उतना काम ज़रूर किया है। कोशिश की आग बुझाने की, ना बुझी हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर की। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये चैनल कोशिश कर रहा है, ये मॉर्निंग स्पॉट कोशिश कर रहा है कि हम सोसाइटी के अंदर सुधार लेकर आए। शाह साहब, एक भी इंसान की ज़िंदगी बदल जाए आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी काउंसलिंग की वजह से और आपकी बात करने की वजह से, तो मैं समझती हूँ सदका जारी है। अगर एक इंसान बदल जाए तो समझे पूरी फैमिली उसकी मोटिवेट हो गई, चेंज हो गई, तो ये सब मिलकर ही काम हो सकता है। और यकीनन हमें जब नाज़रीन देख रहे होंगे तो किसी की ज़िंदगी में भी तब्दीली आती है तो इसका मतलब है कि हमारे इस शो का मकसद जो है वो हासिल हो गया है। तो कहते हैं ना कि आप तब्दीली जो है ना वो एक साथ नहीं ला सकते अपने आप को। आज चाहें कि मैं पुलट हो जाऊं या आप कहेंगे जी मैं एकदम पतला हो जाऊं, स्लिम हो जाऊं, या मैं मतलब जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाएं, उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि 1% जो है आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। ग्रेजुअली छोटी छोटी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर लें, लेकिन उस बड़े काम से पहले कोशिश करें कि छोटे छोटे स्टेप्स लें, तो फिर ग्रेजुअली आप अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होते हैं। तो निमिरा, मैं भी ये चाहूँगा कि देखिए हमें अपना रोल अदा करना है। आपने जैसा कहा कि जो मेंटल हेल्थ जिनके साथ प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट आपकी तरफ आते ही नहीं हैं, तो उस पर हम क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं कि मतलब हम कोई NGOs ऐसी हों जो लोगों के घरों तक जाएं, पता करें किसके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस पे हम किस तरीके से काबू कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो आते ही नहीं है। मेंटल हेल्थ को तो बहुत बुरा समझते हैं और सोसाइटी के अंदर भी जैसे कि हमने कहा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो अगर एक्सपोज करना चाहे कि जी इसको सज़ा मिलनी चाहिए तो फैमिली इसको परमिशन नहीं देती। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ के साथ जो लोगों के साथ प्रॉब्लम है वो क्लिनिक की तरफ जाते ही नहीं हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए स्पेशली ऐसा होता है कि अडल्ट्स में जब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होना तो अडल्ट्स तो बहुत कम अप्रोच करते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों में बात करें, जैसे लास्ट टाइम हमारा शो हुआ था, हमने सारी स्पेशल नीड्स डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, तो उसमें ये ऐसा होता है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे के साथ कोई भी इशू है कि नहीं हमें डॉक्टर को अप्रोच करना है, तो उस केस में फिर भी वो साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अडल्ट तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं कि अगर थेरेपी में भी जाना है नहीं क्या ही होगा, वो बातें ही सिर्फ करते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं खुद से ही कोशिश करूंगा। तो ये है कि वो ऑब्वियसली अप्रोच नहीं करते। रही बात अवेयरनेस की, तो अब ऐसा है कि काफ़ी लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस आ गई है थ्रू सोशल मीडिया। पहले लोगों को नहीं थी और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज समझा जाता था। साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन अब क्या वजह है? जी अब ऐसा है कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके शो से ही हम जिस तरह से अभी नॉर्मल लोगों के दरमियान हम अगर इस तरह से शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ अ नोबल कॉज और कहीं ना कहीं इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस।
ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी ये है कि मजीद भी काम करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया तो अपना उस तरह से काम कर रहा है, लेकिन ये है कि हमें खुद भी अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से फिजिकल कोई भी हमें मसला होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई वायरल हो गया या कोई फिजिकल भी कोई भी इशू हो गया, हम जाते हैं, वो हमें डॉक्टर ये भी बोलेंगे आप ये अपने टेस्ट करा लें, अब ये दवाई लें, फिर मेरे पास फॉलो अप के लिए आएँ। तो सेम इज़ विद मेंटल हेल्थ। अगर हमें इस तरह का कोई इशू है, आप साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करें। अगर वो आपको दवाई लिख के दे रहा है तो फिर आप ये ना समझें कि ये मैं दवाई खाऊंगा तो पूरी ज़िंदगी इसी पे रह जाऊंगा। अच्छा, ये लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खौफ इसमें मतलब मुब्तला होते हैं कि नहीं, अगर मैं दवाइयाँ खाना शुरू कर दी ना तो मैं तो ये दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी खाता ही रहूँगा और मैं तो पागल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। जब आप स्टेबल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी दवाई रिड्यूस होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे फिजिकली अब आपको कोई मसला है, वायरल होता है, आप पूरी ज़िंदगी थोड़ी एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। तो सेम इज़ विद मेंटल हेल्थ। तो यही बात है कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की लोगों को ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी चीज़ है वो ट्रीटेबल है, अप्रोच करना ज़रूरी है। डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो मेडिसिन के साथ उनकी काउंसलिंग भी काउंसलिंग करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेजुअली आपने ये चीजें करेंगे तो आपकी मेडिसिन जो है वो ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी और एक वक्त बिल्कुल। ऐसा भी आएगा कि आपकी मेडिसिन जो है बिल्कुल बिल्कुल। फिर लेनी- इसमें हमारा एज ए जी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रोल होता है कि जो भी क्लाइंट आता है तो हम उसे बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों के बारे में सबसे पहले तो साइको एजुकेट करते हैं, और जो भी उसके दिमाग में सवालात हैं या खौफ है किसी भी चीज़ को लेके तो उस बारे में उसको अवेयर करते हैं। और प्लस पेरेंट्स की और फैमिली की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो इंसान रह रहा है, जब तक वो जगह और वो लोग उनमें बेहतरी नहीं आएगी तो जिसके साथ हम जिसका इलाज कर रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट है, उसमें तो बिल्कुल बेहतरी नहीं आ सकेगी। ऑब्वियसली मेरे पास अगर एक इंसान सेशन के लिए आ रहा है फॉर 45 मिनट, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम होता है थेरेपी सेशन का, तो बाकी वो जो 23 घंटे घर पे है, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग, वो बहुत ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल। Positive लास्ट में भी, मैं चाहूंगा negative कि भी। कोई छोटा सा मैसेज देना चाहे हमारे नाज़रीन को, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद होता है। जी बिल्कुल, मैं वही जैसे मैंने पहले बात कही, अभी भी वही बोलूँगी, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। जैसे आप फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही तवज्जो दें जितनी आप फिजिकल हेल्थ को देते हैं। तो अब जब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ ही बेहतर होना शुरू हो जी, जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। बुशरा, वन लाइन में कोई मैसेज आप देना यही चाहें? मैसेज है कि मेंटल हेल्थ और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसका जो मेन बिगड़ने का जो कोज होता है वो कम्युनिकेशन गैप होता है। सबसे पहले हम अपने कम्युनिकेशन गैप को, अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें कि वो जी। कोज के ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमें मेंटल इशू आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ की वजह से हमें फिजिकल जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को सेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बाकी चीज़ों को, जब हम अपना कम्युनिकेशन गैप कम कर लेंगे, मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। जी बुशरा, बहुत शुक्रिया, आपने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया। जी डॉक्टर हुमैरा रसूल, आप कोई मैसेज? जी बिल्कुल, मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि गिरते ही सॉरी ये शेर था ऐसा, गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में। तो हमारी यूथ को चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो, आप उसको कैरी ऑन करें, अपनी गिरने की वजह उसको नाकामी की तरफ नहीं लेकर जाएं, अपने आप में सुधार पैदा करें, अपनी सलाहियतों को बरोकार लेकर आएँ और कभी भी गिव अप ना करें। मैं कहती हूँ जीत का सबसे अच्छा जो फार्मूला है, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, वो नेवर गिव अप है। आप चलते रहें, आपके साथ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, अपने ऊपर यकीन है, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और आप कामयाबी की तरफ आते रहेंगे। जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे यूथ के लिए। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, वक्त हमारे पास महदूद है और लास्ट में मैं यही अगर अपने इस प्रोग्राम को आज को सम अप करना चाहूँ तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखें, ज़िंदगी में आपके नशेब फराज आते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, तूफ़ान भी आते हैं, मुश्किलात भी आते हैं, परेशानी भी आती हैं। मंजिल उसी को मिलती है जो सरेंडर नहीं करता, हार नहीं मानता है और चट्टान की तरह मुश्किलात के सामने खड़ा हो जाता है। तो देखें, जो लोग आपको गिराना चाहते हैं वो बेशक गिराने की कोशिश करें, लेकिन जो रब है वो आपको जो है सपोर्ट करता है। तो आपने अगर अपने ईमान पर अगर आप पुख्ता हैं और आपका ईमान है कि अल्लाह ताला आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसका अजर देगा, तो फिर आपने कभी भी सरेंडर नहीं करना है। तो बस आप अपना और अपने गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रही ज़िंदगी तो कल दोबारा आपसे 10 से 12 बजे मुलाकात होगी। लास्ट में चलते हैं काशिफ की तरफ। और काशिफ, क्या सुना रहे हैं आप हमें? एक बनी भाई का सॉन्ग है जी
आज का जो टॉपिक चल रहा था उस हवाले से मैं कुछ गाना चाहूँगा। ये बंद कर दीजिएगा म्यूजिक, माइक खोल, माइक। हेलो हो तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू।